एंड स्टार्ट करते हैं, थोड़े से कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट से स्टार्ट करती हूँ मैं। उसके बाद हम लोग रिवीजन वाला कंटिन्यू। एक तो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होगे तुम लोगों को, कई सारे क्वेश्चन ऐसे मिल रहे होंगे कि कोफैक्टर क्या है, उसका एक्टिवेटिंग मेटल कौन सा है, किसके साथ किस एलिमेंट के साथ ज्वाइन होगा। तो वहां पे क्वेश्चन सॉल्व करने में ध्यान रखो, एपो एंजाइम कभी एक एंजाइम नहीं होगा। पहला जो गलती होगी लोगों से, ठीक है। और ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं, इसलिए मैं बता दूं पहले कि एपो एंजाइम कभी भी एक कंप्लीट एंजाइम नहीं होगा। एपो एंजाइम इज प्रोटीनेशियस पार्ट ऑफ एंजाइम। तो इस तरीके की छोटी छोटी चीजों को एकदम ध्यान में बैठा लो, ठीक है। तो एपो एंजाइम कभी आ रहा है एंजाइमेटिक एक्टिविटी के लिए, तो वो अकेला कर ही नहीं सकता है जब तक वो होलो एंजाइम नहीं बनेगा। क्लियर बच्चा? तो ऐसा ध्यान में रखना। और ये जो लिस्ट दी हुई है इसको याद रखना, इसमें ऐड कर लो साइटोक्रोम ऑक्सीडेज, जो कि मैग्नीशियम आयन के साथ ज्वाइन कर, ठीक है। तो दिस ऑल आर द एंजाइम्स टाइप ऑफ विच एंजाइम, मेटलो एंजाइम। और ये सभी क्या है? होलो एंजाइम्स। मेटलो एंजाइम बोले क्योंकि इनके साथ मेटल बाइंडिंग किए हुए हैं, और होलो एंजाइम क्योंकि इनका कंप्लीट स्ट्रक्चर को फैक्टर और एपो एंजाइम के बाइंड करने से बन रहा है, ठीक है। तो इतने एंजाइम्स तो आपको याद रखने पड़ेंगे। अब नेक्स्ट है कि जो विटामिन सोर्स हमारे बॉडी में पहुंच रहे हैं, ठीक है, वो भी कोएंजाइम की तरह वर्क कर रहे हैं, कोफैक्टर की तरह वर्क कर रहे हैं। तो वहां पे आपको एक नेम आ रही होंगी जगह जगह, वो आप थोड़ा सा नोट डाउन कर लो। अब वैसे हम ये नोट डाउन आपको करा देते, डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट है, ठीक है। तो लेकिन अभी एक लिस्ट बना लेना कि विटामिन B1 को थायमीन बोलते हैं, B2 को राइबोफ्लेविन बोलते हैं, एंड B12 को साइनोकोबालामीन बोलते हैं, C को एस्कॉर्बिक एसिड, D को कैल्सिफेरॉल, टोकोफेरॉल E को। और इसका एक डायरेक्ट क्वेश्चन है, एंटी स्टेरिलिटी मतलब फर्टिलिटी को कम करता है। अगर विटामिन E की कमी है किसी पर्सन के अंदर, तो वो उसकी फर्टिलिटी इम्पैक्ट होती है। के रिलेटेड है तुम्हारा जो ब्लड क्लॉटिंग के फैक्टर्स होते हैं, उसमें विटामिन के इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो ब्लड क्लॉटिंग नहीं होती है तो उस केस में सीवियर ब्लीडिंग होती है। बाकी अभी हम डिजीज के बारे में ज्यादा यहाँ रुक नहीं रहे हैं, जस्ट आपको जो ध्यान में रखना है ये सब ऐसे है, जैसे NAD NADP आया तो वो सब क्या है, बाइंडिंग कोफैक्टर की तरह वर्क कर, ठीक है। तो वहां पे किसके वो डेरिवेटिव है, किस विटामिन के फॉर्म है, ऐसे क्वेश्चंस जब मिल रहे होंगे तो आपको ध्यान में रखना है थायमीन B1, ठीक है, राइबोफ्लेविन B2 एंड साइनोकोबालामिन B12। रेटिनॉल, रेटिना पे जो आंखों की रोशनी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है विटामिन, विटामिन A सभी लोग जानते होंगे। गाजर से कैरोटीनॉइड आता है, कैरोटीनॉइड को ब्रेक डाउन होता है लीवर में, तब विटामिन A बनता है। इसलिए मैंने बोला था अपनी बॉडी के अंदर विटामिन का फॉर्मेशन नहीं होता है, सब ब्रेक डाउन होने के बाद कन्वर्जन होता है। बाकी इसके बारे में डिटेल बात हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम में करें। मैग्नीशियम, मैग्नीशियम, मैग्नीज बताया, मैग्नीज के साथ कंफ्यूज करता है, मैंने ये बोला था। एक बार मैं चेक कर लूं। मैग्नीशियम, ठीक है। मैग्नीज Mn होता है, मैग्नीशियम मैग्नीज मैग्नीशियम Mg से होता है। हाँ करेक्ट। आयरन मेनली कैटालेज के साथ, परऑक्सीडेज के साथ, जो फास्ट रिएक्शन करते हैं उनके साथ आयरन पड़े। अब एक क्वेश्चन आ रहा होगा आइसो एंजाइम। आइसो मीन्स सेम टाइप के, ठीक है, सेम टाइप के एंजाइम। मतलब जब मैंने तुम्हें बताया है कि कुछ एंजाइम पीएच सेंसिटिव होते हैं, टेम्परेचर सेंसिटिव होते हैं, बेसिकली हम पीएच पे फोकस करें क्योंकि पीएच का वेरिएशन ह्यूमन के अंदर ज्यादा है, टेम्परेचर हम लोग वार्म ब्लडेड है, अंदर बहुत ज्यादा टेम्परेचर का वेरिएशन आपको नहीं मिलेगा, ठीक है।
तो आइसो एंजाइम क्या है? एक ऐसे एंजाइम की कैटेगरी है, समझ लो फंक्शनल, इसका फंडामेंटल समझ में आ जाएगा तो समझ में आएगा। जो एंजाइम को स्लाइटली वेरिएशन पीएच, अपना यूरिन का पीएच, अपने ब्लड का पीएच, ये ऐसा है जो स्लाइटली वेरिएशन को शो करते हैं। ठीक है, तो इन एंजाइम की कैटेगरी ने क्या कर रखा है, अपने डुप्लीकेट्स बना रखे हैं। वो डुप्लीकेट्स अलग अलग पीएच पे वर्क करते हैं, वो एक ही आइसो है, वो सेम एंजाइम है, लेकिन उनके डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म प्रेजेंट। मतलब वो प्रोसेस नहीं रुकनी चाहिए, स्लाइटली वेरिएशन ऑफ पीएच होने पे भी वो प्रोसेस नहीं रुकनी चाहिए। इज इट क्लियर बेटा? फंडामेंटल समझ में आया? आइसो एंजाइम क्या होंगे? दीज आर द ग्रुप ऑफ एंजाइम विच परफॉर्म द सेम रिएक्शन। ठीक है, सेम कैटालिटिक रिएक्शन, सेम सबस्ट्रेट प्रेजेंट होगा, लेकिन एंजाइम डिफरेंट डिफरेंट अकॉर्डिंग टू इन्वायरमेंटल पीएच, वहां पे एंजाइम डिफरेंट डिफरेंट वर्क करेंगे। तो इस तरीके से वो प्रोसेस नहीं रुकनी चाहिए और कंटिन्यूएशन मेंटेन रहे, मेटाबॉलिक प्रोसेस चलती रहे, तो वहां पे उनके क्लोन्स आते हैं वर्क कर। ठीक है, जिसके जैसा पीएच रहेगा उसके अकॉर्डिंग वर्क करें। So sometime an enzyme exists in more than one form which slightly differ in their molecular weight. Slightly variation होगा, changes है उनमें, तो it means कि क्या है, एक molecular weight में उनमें variation है. These different forms of the same enzyme perform same function are called isoenzyme. ये point important है, ठीक है? Different form of enzyme are specific, लेकिन ऐसे different form of enzyme जो कि same substrate को target कर रहे हैं और सेम कैटालिटिक रिएक्शन कर रहे हैं, जस्ट एनवायरमेंटल कंडीशन अलग है। क्लियर? क्या डिफरेंट फॉर्म मतलब उनका जो अमाइनो एसिड रेसिड्यू है वो थोड़ा स्लाइटली वेरी कर रहा है। वो एक कॉमन एंजाइम नहीं है, लेकिन वो कॉमन फैमिली के हैं, कॉमन फैमिली के हैं और बहुत स्लाइटली क्लोज है, एक ही तरीके के कैटालिटिक रिएक्शंस को वो कर रहे हैं, जैसे लैक्टिक एसिड डिहाइड्रोजनेज रिएक्शन। ठीक है, लैक्टिक एसिड का अपना जो बेसिलाई होता है, लैक्टोबैसिलाई होता है, और जो लैक्टिक एसिड डिहाइड्रोजनेज रिएक्शन है, ये रुकना नहीं चाहिए। एक तरीके से आपने मिल्क लिया है तो वो डाइजेस्ट होना चाहिए, अदरवाइज फिर उसको डाइजेस्ट करने के आगे कोई एंजाइम नहीं है आपके एलिमेंट्री कैनाल में। तो ये ऐसा है जो कि डिफरेंट डिफरेंट पीएच पे वर्क कर सकते हैं। Here, these multiple molecular forms of an enzyme occurring in the same organism and having similar substrate activity are called isozyme और isoenzyme. ठीक है, या तो isozyme कह लो या तो isoenzyme कह लो, एक ही बात है। LDH कॉमन जो क्वेश्चन तुम लोग को मिल रहा होगा LDH से रिलेटेड मिल, LDH के डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म प्रेजेंट है जो डिफरेंट डिफरेंट पीएच पे फंक्शन कर सकते। क्लियर? इसमें है एग्जिस्ट इन 5 फॉर्म। फिर अल्फा एमाइलेज, एमाइलेज मतलब जो आपका इनिशियली डाइजेस्ट कर रहा है। एमाइलेज एंजाइम सैलिवरी ग्लैंड से सिक्रीट होता है, और यहाँ पे भी आपको पता है आपने क्या फूड खाया है, कैसा सिक्रेशन आ रहा है, उसका पीएच कितना किस तरीके से मेंटेन है, उस पर डिपेंड करता है। जैसे 6.8 5.6 5.8 6.8 1.8 7.8। ठीक है, इंटेस्टाइन में 7.8 है, स्टमक में 1.8 है, वेरिएशन है, सब बताएंगे। ठीक है, और स्लैवरी ग्लैंड का 6.8 है। लेकिन यहाँ पे वेरिएशन हो सकता है, आपने क्या खाया है, एसिडिक बहुत खा लिया है, तो उस पे एक्ट करने के लिए एंजाइम को आना पड़ेगा। एमाइलेज एंजाइम 30% डाइजेशन जो होता है वो अपना बकल कैविटी में हो जाता है, सिर्फ और सिर्फ कार्बोहाइड्रेट का। ठीक है, तो वहां पे एमाइलेज का सिक्रेशन। अब ये जो इनिशियल डाइजेशन हो रहा है ये पीएच की वजह से रुकना नहीं चाहिए। वहां पे क्या है, 16 टाइप के अमाइलेज प्रेजेंट है। अब इसको आप अगर फंडामेंटल समझ में आ गया तो बहुत अच्छे से रिलेट कर सकते। 16 टाइप के आइसो एंजाइम अमाइलेज के प्रेजेंट है, जो आपने कुछ भी खाया तो उसका इनिशियल 30% कार्बोहाइड्रेट को बकल कैविटी में डाइजेस्ट कर सकते। ठीक है, जब डाइजेशन पढ़ाएंगे तो हम बताएंगे तुम्हें मैकेनिकल डाइजेशन एंड केमिकल डाइजेशन। जो हम लोग चर्निंग कर रहे हैं, जो हम लोग दांतों से चबा रहे हैं, जब हम लोग टंग को रोटेट कर रहे हैं, ठीक है, जब हमारा मस्कुलर मूवमेंट हो रहा है, ये सब मैकेनिकल फोर्स वहां पे लगा, मैकेनिकल डाइजेशन होता है। और 30% कार्बोहाइड्रेट का यहाँ पे डाइजेशन हो जाता है, बाकी 70% आगे। ठीक है, तो अलग अलग केस में इस तरीके का जो होता है उससे और वीट एंडोस्पर्म। अब एंडोस्पर्म क्या होता है, ये एंजियोस्पर्म में मैंने बताया हुआ है तुम लोग को। ठीक है, एंजियोस्पर्म में डबल फर्टिलाइजेशन होता है, एक एम्ब्रियो बनता है, एक एंडोस्पर्म होता है। एम्ब्रियो की डिप्लॉइडी कितनी होती है,
सब हम ही बोलेंगे, तुम लोग तो बोलना मत। 2n। एंडोस्पर्म की प्लॉइडी कितनी होती है? वेरी गुड, सब भूल जाओ। एंटीपोडल सेल, सिनर्जिड सेल, एग सेल, सिनर्जिड सेल, सेंटर में दो न्यूक्लियाई, ये दो न्यूक्लियाई फ्यूज किए मेल गैमेट के साथ, 3n। ठीक है, ये एग सेल फ्यूज किया दूसरे मेल गैमेट के साथ, 2n। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है एंजियोस्पर्म की यही। ठीक है, फिर एक एंजाइम है अल्कोहल डिहाइड्रोजनेस, मेज में आइसोलेट किया गया है। इसके 4 आइसोजाइम्स है, ये 3 एग्जांपल बस ध्यान में रखें। ठीक है, 16 अल्फा एमाइलेज के लिए, क्योंकि इसको डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन फेस करना पड़ता है, तो वहां पे 16 इसके डिफरेंट डिफरेंट पीएच पे वर्क करने वाले एंजाइम प्रेजेंट है, ताकि रिएक्शन प्रॉपर चलते रहे। इसी तरीके से लैक्टिक एसिड डिहाइड्रोजनेस के 5 एंजाइम्स प्रेजेंट है, जो कि डिफरेंट पीएच पे एक्टिविटी करते हैं। क्लियर है, कोई डाउट? आइसोएंजाइम डिफर इन एक्टिविटी, ऑप्टिमा एंड इनहिबिशन। अब ऑप्टिमा अगेन वही है कि सबका अपना अपना एक ऑप्टिमल टेम्परेचर और पीएच का रेंज होगा। LDH1, LDH2, इनका डिफरेंट डिफरेंट पीएच रेंज होगा। तो ऑप्टिमा वेरी करेगा। डिफर इन एक्टिविटी ऑप्टिमा, किस ऑप्टिमम लेवल पे ये वर्क कर रहे हैं। अगर सभी एक पे करते तो आइसोएंजाइम को बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ती, सिर्फ एक एंजाइम सफिशिएंट है। So they are useful to organisms in adapting to varied environmental condition. Clear? जो उसके सराउंडिंग में एनवायरमेंटल कंडीशन के वेरिएशंस हो रहा है, लेकिन ये रिएक्शन चलना चाहिए, तो उस केस में यहाँ पे डुप्लीकेट प्रेजेंट है, वो अलग अलग ऑप्टिमम लेवल पे वर्क कर रहे हैं। फिर एक एंजाइम होता है रिप्रेसिबल एंजाइम। रिप्रेस सप्रेस मतलब किसी एक्टिविटी को सप्रेस कर रहे हैं। ठीक है, the presence of a specific substance may inhibit the continued production of specific enzyme। एक स्पेसिफिक एंजाइम का फॉर्मेशन चाहिए, उसको सिंथेसिस को रुक रहा है। अब जब देखो जिस रिएक्शन में एंजाइम बन रहा है, उस रिएक्शन में एंजाइम बन गया प्रोडक्ट। ठीक है, ये एंजाइम खुद अपना एक प्रोडक्ट हो गया। अगर हम बोल रहे हैं कैटालिस एंजाइम, हम बोल रहे हैं एलडीएच एंजाइम, एलडीएच एंजाइम कहीं से अवतरित तो हुआ नहीं है जादू से, वो भी किसी मेटाबॉलिक प्रोसेस से बन रहा है। तो जिस मेटाबॉलिक पाथवे में एंजाइम बना है, वो क्या हो गया? प्रोडक्ट है, एंड प्रोडक्ट है उस पाथवे। इज इट क्लियर? ठीक है, द प्रेजेंट। तो अब ये जो प्रोसेस होता है, उसमें उसमें भी अगेन वो मेटाबॉलिक रिएक्शन है, वो भी एंजाइमेटिक कंट्रोल हो रही होगी। तो उसमें जो एंजाइम ऐसे हैं जो उस रिएक्शन को सप्रेस कर, वो कलेक्टिवली हम उनको बोलते हैं रिप्रेसिबल एंजाइम या एंजाइम रिप्रेसर। बस टर्म ध्यान में रखना। फिर है constitutive enzyme, the enzyme which are found in constant amount under different growth condition। आपकी लाइफ टाइम बढ़ता जा रहा है, 2 साल के थे, 5 साल के थे, 12 साल के हो, कल 20 साल के हो जाओगे। इस तरीके से जो चेंज आ रहा है, लेकिन फिर भी बॉडी को एक सर्टेन अमाउंट ऑफ एंजाइम, सर्टेन एक कांस्टेंट एंजाइम है। आप कब भी रोटी खाते थे, आज भी रोटी खाते हो, कल भी रोटी खाओ, तो जो उसको डाइजेशन करने के लिए अमाउंट ऑफ एंजाइम है, वो एक कंस्टिट्यूट फॉर्म में, ठीक है, एक रेगुलरिटी में मेंटेन होना चाहिए। ऐसे एंजाइम्स की कैटेगरी को बोलते हैं कंस्टिट्यूटिव एंजाइम। The enzyme which are found in constant amount under different growth condition regardless of its metabolic states are called constitutive enzyme। enzymes of sugar breakdown example हो गया हाइड्रोलाइजिंग एंजाइम, ये बता ही चुके हैं, जो हाइड्रोलाइज कर रहे हैं, जो जितने आपने बायोमोलिक्यूल में बनने वाली बॉन्ड पढ़ी है, ठीक है, उनकी हाइड्रोलिसिस कर, डिहाइड्रोजनेशन से कंडेंसेशन हुआ था, वाटर को ऐड कर रहे हैं, हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं, तो वो सारे बॉन्ड, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, पेप्टाइड बॉन्ड, एस्टर बॉन्ड, फॉस्फोडाइस्टर, ये सब टूट जाए। क्लियर? इनर सेल डाइजेस्टिव हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स। अब देखो ये ध्यान में रखो, जो अभी तुम पूछ रही थी मनाले, कि एक सेल के अंदर हम डाइजेस्टिव एंजाइम की बात करें, तो उस सेल का डाइजेस्टिव एंजाइम हो, वो लोकेट होता है लाइसोसोम के अंदर। ठीक है, सेम हाइड्रोलाइजिंग एंजाइम, सेम मॉलिक्यूल्स है, मैक्रोमोलिक्यूल्स आपके सेल के अंदर प्रेजेंट है, और जब आप कुछ खा रहे हो तो उस डाइट में भी मैक्रोमोलिक्यूल्स आ रहे हैं, तो सेम टाइप ऑफ एंजाइम प्रेजेंट है। लेकिन एक सेल के अंदर अगर डाइजेशन करना है, सेल ने जैसे किसी पैथोजन को इनगल्प किया थ्रू एंडोसाइटोसिस, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, जस्ट हम मान लें कि यहाँ पे बहुत सारा बैक्टीरियल ग्रोथ हो रखा है, इसने क्या किया, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक साइकिल वेसाइकल में कन्वर्ट हो रहा है, इसने इसको इनगल्प कर लिया,
सारा इसका कंटेंट इसके अंदर आ गया। अब यही कहीं लाइसोसोम सीक्रेट हुआ था, लाइसोसोम भी बना हुआ था, लाइसोसोम आ रहा है, लाइसोसोम के अंदर उसके अपने एंजाइम प्रेजेंट, तो ये इससे मिल जाएगा, सेकेंडरी लाइसोसोम बना लेता है। अब इसके एंजाइम इस पे एक्ट करेंगे, तो ये डाइजेशन कहाँ हो रहा है बेटा? इनसाइड द सेल, इसको बोलते हैं इंट्रासेलुलर। वर्ड याद रखा करो ये सब, इंट्रा सेलुलर, सेल के अंदर। और जब हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करेंगे तो हमारे ऑर्गन्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, पूरी एलिमेंट्री कैनाल, स्टमक, एसोफेगस, ठीक है, उसमें लीवर का अपना रोल है, पैंक्रियास का अपना रोल है, स्मॉल इंटेस्टाइन का अपना रोल है, और लार्ज इंटेस्टाइन का अपना रोल है। उस पूरे प्रोसेस से हमारा जो फूड इंटेक किए हैं और जब तक फीसेस में वो कन्वर्ट हो रहा है, तो आपका जो रोल प्ले कर रहा है वो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम है। क्लियर बच्चा? दोनों में डिफरेंस ध्यान में रखें। सेल के अंदर डाइजेशन करना है, ये डाइजेस्टिव सिस्टम से जो डाइजेस्टिव मटेरियल होता है ना, वो एसिमिलेट होता है, एसिमिलेशन प्रोसेस के थ्रू वो ब्लड में जाके, और ब्लड के थ्रू सप्लाई आपके हर एक सेल और टिश्यू टिश्यू तक, सेल तक ब्लड की सप्लाई गई हुई है, या इंटरस्टिशियल फ्लूइड के थ्रू सप्लाई गया हुआ है, और वहां तक वो फूड, वो न्यूट्रिशन पहुंचता है। क्लियर? तो इनसाइड द सेल आप बस इतना याद रखो कि डिग्रेड कर रहा है, डिग्रेड किया जा रहा है, उसको खत्म किया जा रहा है, तो इनसाइड द सेल डाइजेशन की जरूरत होती है, जिसमें लाइसोसोम इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब एक इंपॉर्टेंट लाइन नोट डाउन कर लेना, शायद मैंने बोली हो, शायद नहीं बोली हो। टोटल ऑफ द आउट ऑफ द टोटल एंजाइम प्रेजेंट इन द सेल, अबाउट 70% आर लोकेटेड इन माइटोकॉन्ड्रिया। एक सेल के अंदर जितने भी सपोज 100 एंजाइम प्रेजेंट है, तो 70 एंजाइम उसमें से सिर्फ और सिर्फ माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर हो। और माइटोकॉन्ड्रिया के केस में मैंने तुम्हें बताया है कि वो खुद एक प्रोकैरियोटिक है। सेल विद इन सेल थ्योरी एक बताई थी मैंने सेल पढ़ाते हुए, ठीक है। तो प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक के अंदर आ गया, और सिम्बियोटिक एसोसिएशन में दोनों ने संधि कर ली, ठीक है, कि हम तुम्हें एनर्जी देंगे, तुम हमें एंजाइम खाना दो, और वो माइटोकॉन्ड्रिया यूकैरियोटिक के अंदर का पार्ट बन। सेम वे में प्लास्टिड क्लोरोप्लास्ट के साथ। तो क्योंकि हर एक प्रोकैरियोट के अंदर अपना एक एंजाइमेटिक सिस्टम है, अपना डीएनए है, आरएनए है, सेम वे में माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर अपना एक डीएनए है, आरएनए है, राइबोसोम है, वो वहां प्रोटीन सिंथेसिस चल रही है। उस प्रोटीन सिंथेसिस के लिए आपको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की जरूरत नहीं है। अब ये थोड़ी हाई लेवल की चीजें हो रही है, तो यही रोकते हैं। अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जो प्रोटीन सिंथेसाइज हुए थे और वो क्रेब्स साइकिल में जाना है, ठीक है, तो वो यहाँ से ट्रांसमिट होंगे। और डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर ही माइटोकॉन्ड्रिया का इसलिए होता है क्योंकि हर कुछ उसके अंदर न चला जाए, तो वो दो बार फिल्टर करता है कि उसके अंदर क्या आ रहा है। तो सिर्फ उसकी जो रिक्वायरमेंट है, इवन जब हम एनएडीपीएच बढ़ाएंगे ना, एनएडीएच जो H प्लस लेके जाता है ना, वो भी पूरा का पूरा मॉलिक्यूल नहीं जाता है, H प्लस का ट्रांसपोर्टेशन होता है मेम्ब्रेन, ताकि उसके साथ कुछ अदर चीज नहीं, आपको सिर्फ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन चाहिए, वही हमारे अंदर आए। तो उसको लेने के लिए इधर से दूसरा एक मॉलिक्यूल जाएगा, और वो जैसे एफएडी प्लस गया और वो एच को लेगा, तो एफएडीएच में कन्वर्ट हो जाएगा। तो मैकेनिज्म आएगी वहां पे, ये सारी बेसिक चीजें आपको ध्यान में रखनी। तो एमंग, अब क्योंकि यूकैरियोटिक का पार्ट है माइटोकॉन्ड्रिया, तो सेल के अंदर 70% एंजाइम आप ध्यान में रखो, वो सिर्फ और सिर्फ माइटोकॉन्ड्रिया में प्रेजेंट। लेसिथिन ऑलरेडी दिया हुआ है माइटो उसमें, एनसीईआरटी में, सेलुलर सेल मेम्ब्रेन का, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का पार्ट है, वही चीज ध्यान में रखना। कंपोज्ड ऑफ फॉस्फोरिक एसिड, कोलिन, एस्टर, ग्लिसरॉल, फैटी एसिड। चलो बस इतनी इन्फॉर्मेशन एडिशनल नोट डाउन कर लेना, ताकि रिवीजन पे वापस चलते हैं। मैक्रोमोलिक्यूल हो गया था क्या? कार्बोहाइड्रेट, जैसे प्रोटीन चलते, बताओ तो क्या हो गया था? टाइप्स ऑफ प्रोटीन। अच्छा, पहले कार्बोहाइड्रेट पढ़ाया है, फिर प्रोटीन पढ़ाया है, ये हो गया था। के याद आ गया, हीमोग्लोबिन लास्ट लेक्चर, लास्ट खत्म हुआ था, अपन हीमोग्लोबिन पे बात कर, ठीक है। टर्सरी स्ट्रक्चर, कई सारे टर्सरी स्ट्रक्चर आपस में बाइंड करते हैं, तो क्वाटरनरी स्ट्रक्चर एक फंक्शनल स्ट्रक्चर में कन्वर्ट होता है। सेकेंडरी स्ट्रक्चरल फॉर्म है टर्सरी, और क्वाटरनरी फंक्शनल।
फिर टाइप्स ऑफ प्रोटीन में सिंपल प्रोटीन, जिसमें सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन है, ऐसे स्ट्रक्चर क्या हो जाएंगे, सिंपल प्रोटीन है। कॉन्जुगेटेड प्रोटीन अगेन कोई प्रोस्थेटिक ग्रुप है, तो जब भी हम प्रोस्थेटिक ग्रुप बोल रहे हैं मतलब कोई एडिशनल ग्रुप आ रहा है, ठीक है। जैसे एंजाइम के केस में हम लोगों ने देखा तो कोई एडिशनल ग्रुप है, एक्सेप्ट टू प्रोटीन अगर कोई एडिशनल ग्रुप है उसको कलेक्टिवली कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स कहा जाएगा, ठीक है। अब ये टर्म्स बहुत बार सुन रहे हो, लिपोप्रोटीन, प्रोटीन प्लस लिपिड, ग्लाइकोप्रोटीन, ग्लूकोज प्लस मतलब कार्बोहाइड्रेट प्लस प्रोटीन हो जाएगा। क्रोमोप्रोटीन जो जेनेटिक मटेरियल आपका डीएनए है उसके अराउंड प्रोटीन हिस्टोन बाइंड किया हुआ है तो उसको हम लोग बोलते हैं क्रोमोप्रोटीन। फ्लैवोप्रोटीन, फॉस्फोप्रोटीन, मेटालोप्रोटीन, मेटालोप्रोटीन ही आपने मेटालो एंजाइम में देखा, तो यू कैन से मेटालो एंजाइम। ठीक है, आयनिक नेचर एसिडिक है, बेसिक है, उसके बेसिस पे क्या हो जाएगा, एसिडिक प्रोटीन एंड बेसिक प्रोटीन। मोस्ट ऑफ द ब्लड प्रोटीन क्या है, एसिडिक प्रोटीन है। और क्योंकि डीएनए हमारा एसिडिक है और उसका एसिडिक नेचर फॉस्फोरिक एसिड की वजह से, ठीक है, ये क्वेश्चन आता है, डीएनए का एसिडिक नेचर इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फॉस्फोरिक एसिड, जो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनाने में आपका शुगर से बाइंड कर रहा है, उससे डीएनए का एसिडिक नेचर, इसलिए हम डीएनए को या आरएनए को एसिड बोल रहे हैं क्योंकि दोनों में फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट। क्लियर। बेसिक नेचर, क्रोमेटिन का, क्रोमोसोम का बेसिक नेचर की बात करें तो वो आता है हिस्टोन प्रोटीन की वजह से। हिस्टोन अब एसिड बेस स्टेबल स्ट्रक्चर बनाने के लिए पॉजिटिव आपका ये हो गया, एंड एसिडिक कंडीशन, इसके चारों तरफ आपका जेनेटिक मटेरियल जो डीएनए है वो हाईली क्वाइल्ड, कितना क्वाइल होता है, क्या होता है, ये सब आपको पढ़ना है। मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, 12th का चैप्टर। अब अगेन ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन स्ट्रक्चरल फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है तो कोलेजन। मोस्ट एबेंडेंट अगर पूछा जाए कि बॉडी के अंदर मोस्ट एबेंडेंट प्रोटीन कौन सा है तो वो क्या होगा आपका, कोलेजन, क्योंकि वो स्ट्रक्चरल प्रोटीन है और स्ट्रक्चर तो हमारी पूरी बॉडी में है, ठीक है। कुछ कॉमन से लगा लेते हैं लिंक, कोलेजन, कैरेटीन एक्सटर्नल प्रेजेंट है, एक्टिन, फाइब्रोइन, एक्टिन मसल से रिलेटेड है, फाइब्राइन आपका ब्लड के फाइबर से रिलेटेड है। फंक्शनल प्रोटीन जिसमें एंजाइम की सारी कैटेगरी आ गई। ट्रांसपोर्ट प्रोटीन जो ट्रांसपोर्टेशन में रोल प्ले कर रहे हैं। स्टोरेज आयरन का पेरिटिन के फॉर्म में, केसिन मिल्क वाला, ग्लूटेन के फॉर्म में जो कार्बोहाइड्रेट के साथ बाइंडिंग करके करते हैं वो सारे आपके हो गए, ये सब स्टोरेज फॉर्म में कन्वर्ट हो, ठीक है। स्ट्रक्चर मतलब जो आपका बॉडी है उसके स्ट्रक्चर को बनाने में रोल प्ले किया, जैसे एक्सटर्नली आप नेल्स देख रहे हो, हेयर देख रहे हो, तो ये कैरेटिन से बने, ठीक है। इंटरनली आपके अंदर फाइबर्स हैं, कोलेजन फाइबर्स प्रेजेंट है, वो सब आपके स्ट्रक्चर पार्ट में आ गए। फंक्शनल में आप एंजाइम की बात कर लो, हॉर्मोन्स को भी यहाँ लिख सकते हो फंक्शनल में, हॉर्मोन, ठीक है। हॉर्मोन्स में दो तरीके के हॉर्मोन्स होते हैं, एक स्टेरॉइडल होते हैं, एक प्रोटीनेशियस। स्टेरॉइडल जो होंगे वो लिपिड फैट से रिलेटेड होंगे, एंड जो प्रोटीनेशियस होंगे वो प्रोटीन के फॉर्म, तो ये वाली कैटेगरी आपकी यहाँ पे फंक्शनल में आ जाती, सारे हॉर्मोन्स नहीं आते। मोनेलिन शुगर इंडेक्सिंग वाले क्वेश्चन में जो आया था वही, ठीक है। अब देखो हमारा जो जेनेटिक सीक्वेंस है वही हमें फाइंड आउट करता है कि हम कितने वेरिएशन हमारे अंदर आया हुआ है, तो सब कुछ जेनेटिक सीक्वेंस के अंदर है, सब जो हमारा डीएनए है उसके अंदर ही इंफॉर्मेशन है कि हम बड़े होके कैसे बनेंगे, हमारा ह्यूमन का जीनोम कैसा है, हमारे नियर बाई जो बंदर है, गोरिल्ला वगैरह है, इनका जीनोम क्या है, कितने परसेंटेज सिमिलरिटीज है, क्या डिससिमिलरिटीज है, ये सब डिफाइन करता है कि आप किस तरीके से अपनी फाइलोजेनेटिक में ट्री में किससे कितना अटैच्ड हो। तो जब हम इवोल्यूशन पढ़ाएंगे तो ये पॉइंट्स भी आएगा। तो प्रोटीन एक तरीके से आपको इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को स्टडी करने में भी रोल प्ले करते हैं, ठीक है, इसलिए यूनिवर्सल है। जो एंजाइम हम बात कर रहे हैं हमारे बॉडी में सीक्रेट हो रहा है, फंक्शन कर रहे हैं, वही एंजाइम सेम फंक्शन, सेम एंजाइम कोड होंगे, सेम जेनेटिक कोड, सेम एमआरएनए कोड लेके आएगा और सेम चीज ट्रांसलेट होगी, चाहे आप किसी एनिमल की बात कर लो चाहे किसी प्लांट की बात करो, अगर वो मैकेनिज्म वहां चल रही होगी तो वहां पे भी सेम मैकेनिज्म होगी, सेम एंजाइम, ठीक है। तो सेम टाइप के प्रोटीन प्रेजेंट होते
अब ये टेबल सारे इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना। कोलेजन इंटरसेलुलर ग्राउंड सब्सटेंस। इंटरसेलुलर मतलब एक सेल, सेल वन, दो सेल, सेल टू, दो सेल के बीच का जो ग्राउंड मेम्ब्रेन मतलब जो ग्राउंड सब्सटेंस है जिससे आपकी सेल सेल जुड़ी हुई हैं, जिससे आपके टिश्यू जुड़े हुए हैं, वो सारा सब्सटेंस कोलेजन से बना हुआ है। इसलिए मोस्ट अबेंडेंट प्रोटीन की बात की जाए इनसाइड द बॉडी, वो होगा कोलेजन। अर्थ तो वो होगा रुबिस्को। ठीक है। बायोमोलिक्यूल तो वो होगा कार्बोहाइड्रेट में सेलुलोज, और स्पेसिफिक जाना है तो लिख दो सेलुलोज। तो क्वेश्चन डिपेंड करे, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आंसर वेरी करे। फिर से रिपीट कर दे रहे हैं। बॉडी के अंदर प्रोटीन तो कोलेजन। पूरे अर्थ पे सबसे ज्यादा एबंडेंट मॉलिक्यूल कौन सा है तो रुबिस्को। एंजाइमेटिक मॉलिक्यूल कौन सा है तो रुबिस्को। बायोमोलिक्यूल कौन सा है तो सेलुलोज। ठीक है। या यू कैन से कार्बोहाइड्रेट। सेलुलोज में भी और स्पेसिफिक जाना है तो लिग्नो सेलुलोज, क्योंकि लिग्नो सेलुलोज अपने वुड में प्रेजेंट। और वुड बायोमास में अगर आप वुड को निकालोगे तो सबसे ज्यादा पेड़ है, और उससे वुड का कंस्ट्रक्शन होता है। तो हर वुड के फॉर्मेशन में जो सेल इन्वॉल्व है वहां पे लिग्निन का डिपोजिशन है, और वो कंपोनेंट क्या होता है लिग्नो सेलुलोज। इसलिए सबसे मोस्ट अबेंडेंटली बायोमोलिक्यूल में आ जाएगा लिग्नो सेलुलोज। अब पूछा है बायोमोलिक्यूल और आंसर करोगे रूबिस को, तो गलत होगा। ठीक है बेटा। सम प्रोटीन्स ध्यान में रखना है आप इनका नेचर। मैच द कॉलम में आ सकता है। ट्रिप्सिन एक एंजाइम है, इंसुलिन एक हार्मोन है। ठीक है। एंटीबॉडी इंफेक्शियस एजेंट से फाइंड करता है, अपने इम्यून सिस्टम से रिलेटेड टर्म है, लेकिन प्रोटीन के बने हुए। रेसेप्टर, जो रेसेप्टर्स बने हैं चाहे वो मेम्ब्रेन पे हो चाहे वो किसी टिश्यू पे प्रेजेंट है, तो वो क्या हो जाएंगे सेंसरी रिसेप्टर, स्मेल, टेस्ट, हार्मोन, इनको रिसीव करने के लिए रिसेप्टर्स। GLUT4 आया हुआ है 2018 में। इनेबल ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट इनटू सेल 19 में आया। फिर आपको रूबिस्को के बारे में दिया हुआ है, फुल फॉर्म याद रखना। न्यूक्लिक एसिड की ऑलरेडी बात हो सकती है। डीएनए आरएनए दो टाइप के न्यूक्लिक एसिड हैं, राइबोस डीऑक्सीराइबोस, जो उनका ज्वाइनिंग है फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड है। रिपीटेड न्यूक्लियोटाइड के ज्वाइनिंग से आपके न्यूक्लिक एसिड की चेन बनेगी। डीएनए की बात करेंगे तो डीएनए डबल स्टैंडर्ड होता है, एंटी पैरेलल होता है। एक स्ट्रैंड इधर जा रहा है 3 प्राइम, तो 5 प्राइम इधर होगा, और दूसरे स्ट्रैंड का 3 प्राइम उसके अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है। एंटी पैरेलल होता है एंड डबल स्टैंडर्ड होता है। सारे मैक्सिमम केस में डबल स्टैंडर्ड होता है, वैसे एसटीडीएनए भी होता है। फिर एसएसआरएनए, डीएस आरएनए तो फाइलिंग से बनता है, उसकी बात नहीं करते। डीएस डबल स्टैंडर्ड डीएनए, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए और सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए, ये मेन है। क्लियर। फिर इसमें बात आती है, अभी आपको हमने बस बीडीएनए पढ़ाया है, तो बीडीएनए के पॉइंट ऑफ व्यू से आप पैरामीटर्स याद रखो। ठीक है। ये सब हम रिवाइज नहीं करा रहे। प्यूरिन, पिरिमिडिन, न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लियोटाइड बहुत बार हो चुका है। चारगाफ रूल देख लेना, चारगाफ रूल से रिलेटेड क्वेश्चन देख लेना ध्यान से कि बेस पेयरिंग रूल को फॉलो कर रहा है चारगाफ रूल। ए हमेशा पेयर होगा टी के साथ, जी हमेशा पेयर होगा सी के साथ। जी का अगर परसेंटेज दिया है कि जी कितने परसेंटेज है, तो वही सेम परसेंटेज सी का होगा। ठीक है। और प्यूरिन का परसेंटेज दिया हुआ है, तो प्यूरिन इज इक्वल टू पिरिमिडिन, क्योंकि प्यूरिन हमेशा पिरिमिडिन से बाइंड किया है। तो जितने परसेंटेज टोटल प्यूरिन होगा उतने ही परसेंटेज पिरिमिडिन होगा। तो यू कैन से 100% में 50% प्यूरिन है, 50% पिरिमिडिन है। क्लियर बेटा। बाइंडिंग इनकी बराबर होगी। तो ये सारी बेसिक चीजों को रख के जो न्यूमेरिकल एक बार दिया था उसको रिवाइज कर लेना, सॉल्व कर लेना। फिर कुछ एंगस्ट्रॉम में मैंने पैरामीटर बनाए बताए हैं। अब ये एक चीज ध्यान रखना। अच्छा हो गया फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड का। तो पैरामीटर्स में मैंने जो ये बता रखे हैं लेंथ वगैरह, ये ध्यान में रखना। ये विड्थ होती है 20 एंगस्ट्रॉम। एक पूरा फोल्ड जो होता है उसको बोलते हैं एक 1 हेलिकल टर्न। ठीक है। हेलिक्स। अच्छा, प्रोटीन का हेलिक्स अलग है, डीएनए का हेलिक्स अलग है। ठीक है। डीएनए के हेलिक्स में अल्फा अल्फा हेलिक्स को नहीं लाना, वो डीएनए का हेलिकल स्ट्रक्चर है। प्रोटीन का हेलिकल स्ट्रक्चर वहां पे पेप्टाइड बॉन्ड, और वो प्रोटीन का हेलिकल स्ट्रक्चर। डीएनए की क्वाइलिंग जो हो रही है इसको भी बोलते हैं हेलिकल स्ट्रक्चर। ठीक है। अब ये ध्यान में रखो, जो एक हेलिक्स टर्न है वो 34 एंगस्ट्रॉन का, और जो वन पिच है, वन पिच मतलब
दो दो बेस पेयर के बीच की हाइट, दूरी, डिस्टेंस इस पिच, पिच बोलते हैं उसको। वन पिच होगा 3.4 एंगस्ट्रॉम और जो टोटल है दैट इज 34 एंगस्ट्रॉम, और जो दोनों के बीच में गैप है वो होगा 20 एंगस्ट्रॉम, सबसे लार्जेस्ट। ठीक है, फिर एक आपको मेजर ग्रुप, जो डेप्थ है मेजर, ठीक है, बड़ी डेप्थ, बड़ा ट्रायंगल बन रहा है उसको मेजर बोलते हैं, छोटा ट्रायंगल बन रहा है उसको माइनर ग्रुप। तो इस तरीके से पैरामीटर ध्यान में रखना, बेस पेयरिंग ध्यान में रखना। और बीडीएनए के पर टर्न में कितने बेस पेयर होते हैं? 10 बेस पेयर प्रेजेंट होते हैं एक हेलिकल टर्न। ठीक है, कुछ तो ऐसा है। अब अगेन यहाँ पे भी आयनिक बॉन्ड है, हाइड्रोजन बॉन्ड है, लेकिन मेन बॉन्ड की बात की जाए तो वो होगी फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, जो कि बैकबोन है, किसी की भी बैकबोन उसका मेन है, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड हो जाएगा। ठीक है, 5 प्राइम 3 प्राइम का क्या कॉन्सेप्ट था? 3 प्राइम एंड पे जहाँ पे कार्बन का थर्ड कार्बन का हाइड्रोक्सिल फ्री है, उसने बॉन्डिंग नहीं बनाई है फॉस्फेट के साथ, वो फ्री होगा, मतलब थर्ड एंड पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप फ्री होगा, उसको बोलते हैं 3 प्राइम। एंड 5 प्राइम के एंड पे कार्बन होगा और वहां पे फॉस्फेट ग्रुप फ्री होगा, फॉस्फेट फ्री तो 5 प्राइम, और कौन सा कार्बन? फिफ्थ कार्बन। क्लियर? जो 5 प्राइम 3 प्राइम 5 और 3 ये रिप्रेजेंट करते हैं कार्बन को, जो शुगर है उसके कार्बन के पोजीशन पे। हमें पता है ये कैसी शुगर है, पेंटोज शुगर, 5 कार्बन प्रेजेंट होंगे। ठीक है बेटा, फिफ्थ कार्बन पे आपका फॉस्फेट ग्रुप फ्री होगा, 5 प्राइम एंड हो जाएगा, एंड थर्ड कार्बन पे आपका हाइड्रोक्सिल ग्रुप फ्री होगा, तो उसको 3 प्राइम बोलते हैं। और आमने सामने एंटी पैरेलल होगा। एच बॉन्ड की काउंट आई थिंक ये तो रिवाइज कराने की जरूरत नहीं है, ए टी डबल बॉन्ड, सी जी ट्रिपल बॉन्ड, ध्यान में रखना। तो सब बहुत छोटे छोटे इजी इजी क्वेश्चन है, चार ग्राफ रूल ध्यान में रखना, रिवाइज कर लेना, ये क्वेश्चन इसमें भी दिए हुए ये सॉल्व कर लेना, कुछ साइंटिस्ट हैं कॉल कर लेना। सारी बॉन्ड की बात हो चुकी है, अब इसको रिवाइज हम नहीं करा रहे हैं। अब ये ध्यान में रखो, एक एट ईच स्टेप ऑफ एसेंट द स्टैंड टर्न्स 36 डिग्री, दिस इज द एंगल। ठीक है, जो टर्न हो रहा है उस पर 36 डिग्री का एंगल बनता है, तो ये पॉइंट ध्यान में रखना है, एनसीईआरटी में दिया हुआ है। बाकी चीजें हो गई। राइज पर बेस पेयर, इसको बोलते हैं एक्सियल राइज। पिच, अब बात आती है प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट की। सिंपल सी चीज है, जो प्लांट प्रोड्यूस कर रहा है और यूज कर रहा है वो सब प्राइमरी मेटाबोलाइट है। सेकेंडरी मेटाबोलाइट का कॉन्सेप्ट सिर्फ और सिर्फ मोस्टली क्या प्लांट के केसेस में देखते हैं, क्योंकि वो ह्यूमन यूज करता है। सेकेंडरी मेटाबोलाइट जैसा कोई भी चीज हम लोग ऐसा एक्स्ट्रा ऑर्डनरी अपनी मेटाबॉलिज्म को बहुत सेलेक्टिव वे में यूज करते हैं, कोई भी जो हमारे काम की चीज नहीं है वो हमारे सेल के अंदर प्रोड्यूस नहीं हो रहा है, लेकिन प्लांट्स में ऐसी चीजें होती हैं। तो आपको यहाँ पे ध्यान ध्यान रखना है कि मोस्टली प्लांट और फंगस एंड माइक्रोबियल सेल, जब एक एनालिसिस में देखा गया कि प्लांट फंगल और माइक्रोबियल सेल कुछ ऐसे मेटाबॉलिक जो मेटाबॉलिक से प्रोडक्ट बने उनको कलेक्टिवली मेटाबोलाइट किया गया। प्राइमरी वो हो गए जो वो यूज कर रहा है, सेकेंडरी वो हो गए जो क्यों बन रहे हैं ये नहीं पता, तो उसको फिर ह्यूमन रिसोर्सेज से ह्यूमन ने अपने ह्यूमन रिसोर्सेज वेलफेयर के लिए कमर्शियली कुछ यूज बना लिए, उससे रबड़ आइसोलेट कर लिया, उससे टॉफी बना लिया, उससे सेंट बना लिया, उससे परफ्यूम बना लिया, उससे ड्रग बना लिए, इस तरीके से उसका यूज कर लिया। आपको यहाँ से क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ नीट में इसी टेबल से आता है, इतना बस ध्यान रखो, ये टेबल याद होनी चाहिए। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टेबल ऑफ बायोमोलिक्यूल। एक ही क्वेश्चन आएगा, जिस साल आता है वो इस टेबल से ही आता है, मेरे भाई सेकेंडरी मेटाबोलाइट को कोई पूछता नहीं है।
बहुत सारे क्वेश्चन ऑलरेडी एंजाइम एंजाइम पे बन जाए। ठीक है, तो सबसे शॉर्ट एंड सिंपल प्रिपरेशन सेकेंडरी मेटाबोलाइट की है, सिर्फ ये टेबल याद कर लो, हो जाता है। की कैटेगरी पूछा जा सकता है, पिगमेंट सेकेंडरी मेटाबोलाइट ऐसे कौन है जो पिगमेंटेशन में रोल प्ले कर रहे हैं? एल्केलॉइड्स, टर्पेनॉइड, एसेंशियल ऑयल, लेमन ग्रास ऑयल बताया हुआ है सबका एक्सेस। टॉक्सिन जो कि टॉक्सिसिटी कॉज कर रहे हैं, रिशिन, अभी ट्रम्प को किसी ने दे दिया था रिशिन। ठीक है, ट्रम्प सुने हो, ट्रम्प को जानते हो ना, सभी जानते होगे, डोनाल्ड ट्रम्प। ठीक है, उनको रिसिन दे दिया गया, टॉक्सिक मटेरियल। अभी नहीं दिया गया था, बीच में जब वो प्रेसिडेंट थे तो एक बार उन पर अटैक हुआ था व्हाइट हाउस में, तो उसमें रिसिन दिया गया, तो टॉक्सिक सब्सटेंस। अब ऐसा ऐसा जो अटैक करते हैं ना, वो लोग इन सब की स्टडी करके रखते हैं प्रॉपर। लैक्टिन्स, ड्रग, ड्रग में विनब्लास्टिन ध्यान में रखना, एंड कुरकुमिन, ये दोनों ही एंटी कैंसर ड्रग। पॉलीमेरिक सब्सटेंस, रबर, गम, सेलुलोज। सेलुलोज के लिए बेटा ध्यान में ही रखो, जब ये पूछा जाएगा प्राइमरी में तभी प्राइमरी को लाना है, क्योंकि ये कंपोजिशन का पार्ट है। ठीक है, मैंने उस दिन क्लास में भी बताया था, दिस इज अ पॉइंट ऑफ स्टडी, अभी भी स्टडी चल रहा है, क्योंकि और कोई सेकेंडरी मेटाबोलाइट ऐसा नहीं देखा जा रहा है जो प्राइमरी मेटाबोलाइट के कन्वर्ट, और प्राइमरी सेल वॉल का कंपोनेंट है सेलुलोज, इसलिए इसको हम लोग प्राइमरी मेटाबोलाइट ही कंसिडर करते हैं, बट सेकेंडरी मेटाबोलाइट में भी ले लेते हैं। तो बोथ प्राइमरी सेकेंडरी मेटाबोलाइट के बीच में ये घूमता है, और आपके नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको इसको सेकेंडरी में ही रखना है, तब तक आपसे पूछा नहीं। एंजाइम्स तो इतना पढ़े हैं, इतना पढ़े हैं, क्या रिवीजन करा दें? एंजाइम्स का रिवीजन चाहिए? चलो क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से हम करा देते हैं। एंजाइम्स कौन सी एनर्जी पे इम्पैक्ट करता है? दैट एनर्जी इज एक्टिवेशन एनर्जी। किस पे नहीं करेगा? फ्री एनर्जी। ठीक है, ऐसी एनर्जी जिसके प्रोसेस एंजाइम के प्रेजेंस और एब्सेंस होने में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो एनर्जी कौन सी होगी? फ्री एनर्जी। ठीक है, तो एक्टिवेशन एनर्जी को स्लो डाउन करता है। प्रोटीनेशियस हो सकता है, नॉन प्रोटीनेशियस हो सकता है। नॉन प्रोटीनेशियस में आरएनए को बढ़ा हुआ है, एसएसआरएनए का राइबोजाइम, जो कि नॉन प्रोटीनेशियस होता है। ठीक, फिर इसके बाद कुछ साइंटिस्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, और यहाँ से क्वेश्चन आ रहा है तो ध्यान में रखना, इसको पढ़ के ही आना। ठीक है, साइंटिस्ट नेम मैंने दिए हैं। फिर इनएक्टिव फॉर्म ऑफ एंजाइम इज इम्पोर्टेंट, जाइमोजेंस इनएक्टिव फॉर्म है। एंडो एंजाइम जो सिक्रीट हो रहे हैं और हाइड्रोलिस्टिक एक्टिविटी को कर रहे हैं, उसको एंडो एंजाइम करते हैं। एक्सो एंजाइम जो सिक्रीट हो रहे हैं और बाहर निकल रहे हैं सेल से जाके किसी डक्ट के थ्रू, बाहर जाके ऑर्गन में वर्क कर रहे हैं, उनको कलेक्टिवली एक्सो एंजाइम कहते हैं। ठीक है, एंजाइम टर्सरी स्ट्रक्चर है, प्रोटीन का मिनिमम टर्सरी स्ट्रक्चर है, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर भी हो सकता है। टर्सरी स्ट्रक्चर में कोई डिस्टरबेंस होगा, एंजाइम की फंक्शनैलिटी खत्म हो। रेट प्रोटीन सॉरी प्रोडक्ट का सबस्ट्रेट का प्रोडक्ट में कन्वर्जन, ठीक है, वो इम्पोर्टेंट है। फिर इसको रिलेट किया गया है केमिकल कैटलिस्ट और बायोकेमिकल कैटलिस्ट। तो वो पैरामीटर ध्यान में रखोगे बेटा कि बायोकेमिकल कैटलिस्ट सेल के, लिविंग सेल के अंदर फॉर्मेशन हो रहे हैं, और जो केमिकल कैटलिस्ट होते हैं वो बाहर आपके केमिकल फॉर्म है। बायोकेमिकल कैटलिस्ट और केमिकल कैटलिस्ट दोनों ही रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ाते हैं और डायरेक्शनल वर्क करते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी को स्लो डाउन करते हैं बायोकेमिकल केस में। ठीक है, फिर जो इनमें डिफरेंसेस है उसमें ध्यान में रखना है कि जो बायोकेमिकल कैटलिस्ट